बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सदर आरिफ अलवी चंद दिन बाद ऐवान सदर से रुखसत हो जाएंगे। एक तो ये बताएं कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब से हलफ ले रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या कोई सरप्राइज़ वो दे सकते हैं, उन्हें तारीख़ में कैसे याद रखा जाएगा। लेकिन पहले शहबाज शरीफ वाली बात कर लेते हैं क्योंकि आज की खबर भी है। और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी तबसरा फरमाया क्योंकि अभी सेंटर में वज़ीर इत्तलात नहीं आया ना जी, तो अभी वो पंजाब वाले से काम चला रहे हैं। उन्होंने भी उन्होंने आरिफ अलवी के हवाले से भी बात की और अदरवाइज़ भी बात की, उसका तस्करा करेंगे। और फिर द क्यूरियस केस ऑफ आरिफ अलवी। जी, तो मेरी प्रेसिडेंट साहब के करीबी शख्स से रब्ता हुआ है, सदर साहब से तो रब्ता नहीं हो सका। आई ट्राइड लेकिन नहीं हो सका। वो हैं तो कराची में। आपको याद है कि 2022 अप्रैल का महीना जी, आरिफ अलवी हशाश बशाश थे, ठीक ठाक थे। और अप्रैल 2022 से पहले आरिफ अलवी वॉज नॉट अ न्यूज़ स्टोरी। जी, सदर बनने के बाद से कोई ख़ास खबरों में, किसी कंट्रोवर्सी में वो मौजूद नहीं होते थे। सही। तो उनकी कंट्रोवर्सी जो मेन स्टार्ट होती है ना पहली, वो होती है जिस वक्त शहबाज शरीफ 9-10 अप्रैल की रात बन जाते हैं जनाब सदर, और वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाते हैं। और फिर सदर आरिफ अलवी के बारे में ख़बर आती है कि वो अलील हो गए जी, और उन्होंने अपने मौलजीन से मशवरा किया है। मौलजीन ने ये बताया है, डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो आरिफ अलवी साहब नासाज़ी तबीयत की बिना पर यह फ़ैसला करते हैं कि वो हल्फ नहीं लेंगे। सही। और फिर हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो उनकी अदम मौजूदगी में होती है। सादिक सिंजरानी साहब जो है वो ओहदे का हल्फ लेते हैं। तो हल्फ आज जो है वो 3 बजे का टाइम है ऐवान सदर में, 2 बजे के लिए पब्लिक इन्विटेशन है। सदर आरिफ अलवी साहब रात तक लोग जब देखेंगे, ज़ाहिर है कि सुबह हो चुकी होगी या होने वाली होगी, आज रात तक जो है वो इस्लामाबाद में नहीं थे। सही। वो है कराची में। और उनके एक करीबी शख्सियत से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डबल माइंडेड है। अच्छा। और लेकिन राय भी ये है और लाइकली भी ये है कि वो हल्फ लेंगे। अच्छा। तो शहबाज शरीफ से पहला हल्फ तो उन्होंने नहीं लिया, जाते जाते दूसरा हल्फ वो लेंगे। और सादिक सिंजरानी साहब के भी जो करीबी लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सादिक सिंजरानी साहब को स्टैंड बाय किया, ऑन अलर्ट किया गया। ओके। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आखिरी मोमेंट तक ना इसमें कंफर्म कुछ नहीं है अभी, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है। सरप्राइज आ सकता है। नहीं, सरप्राइज नॉट इन दैट सेंस। लाइक अभी ज़ाहिर है कि आप फ्यूचर को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। अगले चंद घंटों में आरिफ अलवी साहब का दिल बदल जाए, आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मोहब्बत जाग जाए, कुछ और हो जाए। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी थी, एक कंट्रोवर्सी रहेगी। और आरिफ अलवी जो है ना, उनका भी ओवरऑल कैरेक्टर। अच्छा, मैं उनके स्पेसिफिक्स के ऊपर आने से पहले ना मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूं कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने क्या कहा। एक तो उन्होंने सदर के मुतालिक कहा कि अगर वो शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लेते तो दूसरा आईनी तरीक़ाकार भी मौजूद है। अच्छा चलें, इसको हम बाद में करते हैं क्योंकि इन्होंने शहबाज शरीफ के खिताब के बाद जो है उसकी आफ्टर मैथ के ऊपर तबसरा किया। अलबत्ता यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आरिफ अलवी साहब के अब अदम मौजूदगी में हल्फ तो नहीं रुकेगा जी, हल्फ बर्दारी हो जाएगी। आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता कुछ अरसे से इंटरव्यूज़ देना छोड़े हुए हैं जी। ऑफ लेट आपने नहीं देखा होगा कि रिसेंटली उनका कोई इंटरव्यू आया होगा। हालांकि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया के लिए इस वक्त वन ऑफ दी हॉट इंटरव्यूज़ जो हो सकता है वो आरिफ अलवी का रुखसती से पहले इंटरव्यू हो सकता है। सही। क्योंकि आपको पता है ना कि लोगों की जो बेसिकली ह्यूमन नेचर भी है कि जाते जाते लोग ना सच बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने पाबंदी लगा दी है अपने स्टाफ के ज़रिए। जितने उनके इंटरव्यूज़ थे, रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी। आरिफ अलवी साहब का तरीक़ाकार भी डिफरेंट था। वो कहते थे कि जनाब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जिसने इंटरव्यू करना है वो दरख्वास्त डालेगा। हाँ, ईमेल करना पड़ती है, करें आप वो करें, ऑफिशियल चैनल से आएँ। और उसके बाद फिर जाहिर है कि वो पिक एंड चूज़ भी हो जाता था, लेकिन आपको उस तरीके से अप्लाई करना है अपने इंटरव्यू के लिए। तो आरिफ अलवी साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि भाई
मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, और जाने से पहले कोई ऐसी बात हो जाए फिर जिसके ऊपर बात का बतंगड़ बन जाए और फिर वो कंट्रोलेबल ना हो, तो उस सूरत से वो बचना चाह रहे हैं। सदर आरिफ अलवी को ना बड़ी धमकियां दी गई हैं, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी, आइन शिकनी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए गए इंतखाबात इल्तवा केस के हवाले से, और फिर जब इंतखाबात की तारीख फिक्स हुई, आपको याद होगा कि उसके ऊपर जो फैसला आया था और फिर एक इजाफी नोट था तरमिनल्लाह साहब का, जो ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। सही। आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका आप ज़ाहिर है कि 2022 ऑनवर्ड्स जिस किस्म का ओवरऑल किरदार रहा है, साल 2022 में आपने देखा कि उन्होंने एक्टिवली होस्ट किया इमरान खान और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को। वो जो मीटिंग्स थी वो उन्होंने फैसिलिटेट की, इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के दरमियान जो बैकडोर राबता था, उसमें जो सबसे कलीदी राबता था वो आरिफ अलवी के ज़रिए था। और फिर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी सूरत हाल ये बनी वज़ीराबाद हमले के बाद जी, कि इमरान खान को ये कहना पड़ा कि अब उनका फ़ोन भी कोई नहीं उठाता। सही। क्योंकि वो वक्त था जिस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें असद उमर साहब और गालिबन मियां असलम इकबाल साहब, ये दो लोग थे, और उस वक्त डीजीसी का नाम उसमें लिया गया था जी। उससे ऑनवर्ड आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनकी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। बहरहाल उन्होंने 2 कश्तियों की सवारी की है। सही। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने बैक वक्त 2 कश्तियों का मुसाफिर, और उनकी अपनी जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि शायद मैं इस तरीके से इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए कोई स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, स्पेशली आफ्टर 9th ऑफ मे। आपको याद होगा ना कि 9th ऑफ मे के बाद इमरान खान साहब जो हैं ब्रीफली अपनी इधर डिटेंशन के बाद जब उन्हें छोड़ा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो लाहौर गए, जमान पार्क में रिपोर्टर से बुला के मुलाकात की, और उस मुलाकात में उस वक्त वो सिलसिला शुरू हो चुका था कि एक नया सियासी घोंसला बनना है और लोग उड़ना शुरू हो गए तहरीक इंसाफ से। छोड़ने के बाद ये मिलने गए थे जब रेस्ट हाउस में रखा था ना इमरान खान को इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर रिलीज नहीं किया। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। वो जमान पार्क में जो मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई थी ना, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों का शेरी मजारी वाला मामला हो चुका था। कैनी जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे जी जी, यहाँ पे आमिर कैनी साहब प्रेस क्लब में, और जादुई नशिस्त जो है वो एक्टिव थी, वो पैदा हो चुकी थी प्रेस क्लब में। सेंटर वाली कुर्सी, ताज वाली कुर्सी, उस पर आके बैठेंगे आप, 9 मई की मजम्मत करेंगे तहरीक इंसाफ से या सियासत से भी लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे। उसमें भी 3-4 किस्म के ग्रुप्स आए थे। तो इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि कौन है आपके ख्याल में जो आपको नहीं छोड़ेगा या देर तक आपके साथ खड़ा रहेगा, सान अल्फाज में धोखा नहीं देगा। तो इमरान खान का यानी कि इन शॉर्ट जवाब ये था कि आरिफ अलवी विल बी द लास्ट वन टू फॉल। यानी जब सब छोड़ जाएंगे ना उस वक्त तक तो आरिफ अलवी खड़ा होगा मेरे साथ। सही। लेकिन फिर हमने ऑनवर्ड्स देखा कि हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वही आरिफ अलवी और आरिफ अलवी का बैकग्राउंड और हिस्ट्री इमरान खान के साथ, जाहिर है कि जब आपने सदर बनाया था तो आपने अपने लिए उस वक्त सबसे लॉयल बंदा था ना आपके ख्याल में, कि जिसका ईमान मुतजलजल नहीं हो सकता, जो आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि सदर के पास कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं कि अगरचे सदर की आपको पता है कि इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे की इख्तियारात के एतबार से हैसियत जो है वो रबर स्टैंप की है। डाकखाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया था, इससे ज़्यादा। हाँ, पोस्ट ऑफिस ना, पोस्ट ऑफिस तो वो तो रबर स्टैंप के तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है और उसके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। कुछ चीज़ों में आप डिले कर सकते हैं, कुछ को रखना डाल सकते हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा जो उनके वाइब्स और सिग्नल्स हैं वो 2023 के स्टार्ट से आना शुरू हो चुके थे कि वो अब प्रैक्टिकली जो है ना गूम में आके उन्होंने कहा क्या करना है। अगस्त में बहुत नुमायाँ हो गए थे। हाँ, अगस्त में बहुत, और हमने पॉइंट आउट किया तो लोगों ने हमें जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप उनके बारे में बदगुमानियाँ फैला रहे हैं। हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं ना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आरिफ अलवी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी कोई बिल पास होने के लिए जाता था तो वो उस बिल के ऊपर अगर कोई एतराज़ है तो वो एतराज़ लगा के उसको कौमी असम्बली या जाहिर है कि पार्लियामेंट को वापस भिजवाते थे कि आप इस पर नज़रसानी करें, इसकी फ़लाँ शेख फ़लाँ इनकी शेख से मुतसादिम है। तो आरिफ अलवी साहब पहले तो बड़े इनके हवाले देते थे। जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और अमेंडमेंट एक्ट आया, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, उसमें उनका किरदार, फिर उसके बाद उस वक्त तक इमरान खान गिरफ्तार हो चुके थे। फिर कुछ मज़ीद जो है वो बिलों के वक्त
आरिफ अलवी साहब ने इस किस्म का कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन वो चले गए हज पे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो सऊदी अरब चले गए और उनकी अदम मौजूदगी में सादिक संजरानी ने दस्तखत किए जी इलेक्शन बिल पे। हाँ, तो वो उन्होंने बेसिकली खुद स्पेस दी थी, हालांकि वो डिसीजन लेके जा सकते थे, तो वो तो उनके इख्तियार में था। बहरहाल फिर आरिफ अलवी साहब जो है वो 2023 सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहती है कि 7 नवंबर के बाद गुजरता हर दिन आइन शिकनी, और तारीख देना सदर का काम था। अब ये बात हम शुरू से कह रहे थे कि भाई 48(5) सदर मुमलिकत का इख्तियार है, ये इख्तियार नहीं है सिर्फ, ये उनकी सवाबदीद नहीं है, प्रोरोगेटिव नहीं है कि वो चाहें तो दे दें और चाहे तो ना दें। ये हैव टू वाला मामला था, आइन ने उनको पाबंद किया है कि आपने ये करना है, कि आपने आर्टिकल 224 और इसके मुताबिक जो असम्बली है उसकी तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर आपने डेट देनी है। सदर ने वो डेट भी नहीं दी, और नवाज शरीफ के लिए प्रैक्टिकली स्पेस पैदा हुई कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएँ, अपने मुकदमात ख़त्म करवाएं और इलेक्शन के पोस्टर बॉय के तौर पे नून लीग की स्टेज के ऊपर मौजूद हों कि वो कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने, और इसके ऊपर फिर हमने देखा कि शेर अफजल मरवत ने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर बात की, फिर अलीमा खान के ज़रिए जो है वो इमरान खान का पैगाम और उसके ऊपर अफसोस का इजहार, तासुफ़ का कि सदर आरिफ अलवी क्या कर रहे हैं। फिर इनके कुछ लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू की, फिर जनाब पीटीआई के अपने जो डेलीगेशन है फिर वो गया भी मुलाकात करने के लिए ये धांधली वाले मामले के ऊपर, और आरिफ अलवी ने बड़े वक्त तक जो है वो उनका ट्विटर भी गालिबन उनके इस्तेमाल में मौजूद नहीं था, वो ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर से जो भी ट्वीट कर रहा था, हाँ, तो वो उनके जो इस किस्म के कोई सियासी मामले के उसके ऊपर बात थी वो भी करना उन्होंने छोड़ दी। हालांकि वो सबसे वो क्रूशल टाइम था कि आरिफ अलवी साहब ने जिस वक्त वो सदर यानी कि उनका वक्त ख़त्म हो गया था, सितंबर के फर्स्ट वीक के एंड पे उनका वक्त तो ख़त्म हो गया था, ही हैड टू रिटायर, ही हैड टू गो बैक, इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं था, ही स्टेड बैक मे बी थिंकिंग कि मैं शायद कुछ कर सकूं, लेकिन एंड ये हो रहा है, इख्तिताम ये हो रहा है कि ना ही तहरीक इंसाफ के साथ उनके कागज़ साफ है मिलते जुलते हैं, और ना ही जो इस वक्त हुकूमत बन रही है इन जमातों की। और आरिफ अलवी साहब को ज़ाहिर है कि अंदाज़ा तो है, उन्होंने एक इज़हार भी किया था कि अगर मैं सदर ना होता तो मेरे ख़िलाफ़ भी मुकदमा होता। हाँ, 3-4 दिन पहले द न्यूज़ में वो स्टोरी हुई, उन्होंने क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने ख़त लिख के इनको मना किया है कि ये सज़ाएं माफ़ करने वाला कोई काम ना कीजिएगा। तो ये अब्बासी साहब की स्टोरी, तो ये है ओवरऑल सदर मुमलिकत का। सदर चले जाएंगे, आरिफ अलवी जो है वो बहुत सारे लोगों को बुरे लग रहे होंगे। सही, पता है क्यों? अभी जरदारी साहब का दौर नहीं शुरू हुआ। सही, वो हो लेने थे। मरियम औरंगजेब साहिबा क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वही बातें, वही कहानियाँ। अब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, अल्लाह, पाकिस्तान की पहले भी खिदमत की, अब भी करेंगे। अपने सासे बेच के पाकिस्तान के ख़जाने में सारे पैसे जमा कराए थे जो पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ का इंतखाब अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 अरब मीडिया पे लगाए थे। पंजाब ने नून लीग के दौर में तरक्की की और ये तरक्की शहबाज शरीफ की वजह से हुई, माशाल्लाह। तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को वोट दिया। वज़ीर आज़म की ताकत होती है कि अक्सरियत वोट करे। पाकिस्तान जब भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है एक जत्था नुकसान पहुंचाने आ जाता है। 2013 गालम गलोच थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने बेसिकली डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, क्योंकि वो नून लीग की तर्जुमान भी हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने उस निस्बत से तकरीबन उन तमाम मामलात के ऊपर बात की। बहरहाल स्पेशल इनवाइट किया होगा ना इस इशू के लिए। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ही इज़ गोइंग डाउन इन द हिस्ट्री। वो ज़ाहिर है कि इनके तहरीक इंसाफ के और इनके जॉइंट कैंडिडेट भी नहीं है, महमूद खान अचकज़ई जो है वो कैंडिडेट हैं। तो आरिफ अलवी साहब के साथ देखें बाहर निकलने के बाद क्या होता है। कुछ लोग हैं जो दावे कर रहे हैं कि कोई अच्छा शायद ना। सही, और आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ उस तर्ज पे एक फ़ैसला है इफ्तिखार चौधरी साहब का जी, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, उसको बुनियाद बना के कोई रेफरेंस या इस किस्म का इनिशिएट। बिलावल 2 कह चुके कि इन पर 2 दफ़ा आइन शिकनी इन्होंने की है, आर्टिकल 6 नहीं, बिलावल को तो छोड़ देना, हुकूमत का हिस्सा है। नहीं, बिलावल के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए आइन शिकनी का?
वो लाडले हैं ना। शहबाज शरीफ पे क्यों नहीं होना चाहिए, इसहाक डार पे क्यों नहीं होना चाहिए? वो पूरी काबीना जिसने 90 दिन से जब इलेक्शन एक्सीड किया था, खड़े होकर तकरीरें की थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही थी कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, स्टार्ट कर लें फिर अगर आपने इसके ऊपर मेरे साथ बहस करनी है। सही। मतलब अब जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मिड जनवरी में असम्बलियाँ तहलील हो गई 14 और 18 तारीख को। बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब कब जा रहे हैं? जी। कब गए? ये अभी जब हलफ उठाया, हाँ जी, एक हफ्ता 22 को। हाँ, हफ्ता 10 दिन पहले मोहसिन नकवी गए हैं। कहीं कोई गुंजाइश है कि इतना अरसा केयर टेकर सेटअप चले? उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए ये हुआ था कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन वो सुन रहे थे केस गुलाम डोगर का। उसमें ये जाहिर है कि मामला चल रहा था केयर टेकर गवर्नमेंट और इसके ये कितना चलना है। उन्होंने एक नोट लिख के भेजा, उमर अता बंदियाल ने उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया, नोटिस ले लिया। उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब PMDC का मुकदमा सुन रहे थे, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का। जी। वो मुकदमा था कि हाफिज कुरान को इजाफी 20 नंबरों का। बिल्कुल। उसका फैसला उन्होंने क्या दिया कि तमाम मुकदमात जो आर्टिकल 184(3) के तहत चल रहे हैं, जिनके तहत 100 मोटो होता है, हाँ, उनके ऊपर समाअत रोक दी जाए जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला तय नहीं हो। उन्होंने काम खत्म किया, वो चैम्बर में बैठ गए हलफ उठाने तक। वो फिर 184(3) का मुकदमा कौन सा चल रहा था सबसे अहम? इलेक्शंस का पंजाब में इलेक्शंस का। फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हुआ। फिर एक 6 रुकनी बेंच बनाया, उसने काजी फाइज ईसा के फैसले को सेट असाइड किया। फिर वो 4-3 की बहस जो फैसले की जनरेट हुई, तो वो सारे एफर्ट्स भी तो इलेक्शन को आइन की दी गई मुद्दत से बाहर ले जाने के लिए थे ना। जी। और फिर जब एक 14 मई की तारीख दे दी गई थी, अगर उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा होता तो 9 मई होता? नेवर ना होता ना। तो फिर आपका जो 14 मई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए 21 अरब रुपए किसने नहीं दिए थे? सरकार वफाकी हुकूमत ने। सिक्योरिटी उसके लिए माजरत हो गई थी, फंड्स उसके लिए माजरत हो गए थे, ROs के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने ना कर दी थी। और जो इनकलाबी बने हुए मौलाना फजलुर रहमान, वो आइन वाले बात उन्होंने क्राउड दिया था, क्राउड दिया था, इस्लामाबाद में शहर है दस्तूर पर कब्जा किया था। और उन्होंने कहा था कि हथौड़े के तहत ये पंचायती सिस्टम नहीं चलेगा, हथौड़े के साथ नहीं चलेगी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने ये काम किया था। फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स एक सिर्फ आप सदर आरिफ अलवी को पिक आउट नहीं कर सकते इसमें कि आरिफ अलवी को पकड़ो और इसके ऊपर मुकदमा कर दो। 88 रुकनी काबीना और खुद शहबाज शरीफ। तो फेयर एनफ, यानी कि इससे पहले वाली किस्त पे जो पहला वो कहते हैं कि जनाब जिस वक्त असम्बली तहलील हुई है, भाई असम्बली तहलील हुई है, कासिम सूरी ने रूलिंग दी, तो कासिम सूरी के ऊपर बात हो सकती है। उसके बाद जो फर्दर एक्शन हुआ है ना, वो इनके तहत हुआ है, यानी कि रूलिंग दी तो तहरीक अदम एतमाद खत्म हो गई। अब तहरीक अदम एतमाद जब तक है, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर असम्बली तहलील करने की एडवाइस नहीं भेज सकता सदर को। सही। जैसे ही कासिम सूरी ने फवाद चौधरी के पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद उस आर्टिकल 5 लगाया, उसको सेट असाइड किया तहरीक अदम एतमाद को, जैसे ही वो खत्म हुई, अब वो कासिम सूरी ने किया, कासिम सूरी से सवाल हो सकता है। सही। उसके बाद जो एडवाइस भेजी वो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी ऑन द बेसिस ही सेड के असेंबली का फैसला, असेंबली ने सेट असाइड कर दिया है। उस एडवाइस की बेसिस के ऊपर आरिफ अलवी ने तहलील कर दी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इधर से एडवाइस और इधर से तहलील, ये 10 या 15 मिनट की गेम थी। तो इस वजह से ये ज़ाहिर डाउट्स तो और सबको मालूम है, लेकिन अब पैटर्न और सीक्वेंस के ऊपर चलें तो ये आरिफ अलवी साहब के हवाले से दावे तो बहुत हैं कि हो जाएगा रेफरेंस, लेकिन दैट इज़ टू बी सीन। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।